हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जेईई मेंस 2021 के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और उन टॉपिक्स से जो प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है पास्ट ईयर प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। आज देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो सवाल है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर मैं किसी पार्टिकल्स को ग्राउंड से थ्रो करता हूँ, ठीक है, यू वेलोसिटी से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा एंगल से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। इस पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg खुद के वेट के कारण यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड की वजह से mg। जब तक सवालों में कुछ ना बोला जाए तो मान के चलना है कि इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एयर फोर्स क्या है, 0। तो हमें एफ एयर फोर्स को मान के क्या चलना है, 0 मान के चलना है जब तक सवालों में बोला जाए। तो केवल इसके ऊपर एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जब भी सवाल सॉल्व करेंगे हम, तो वह पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो उस पार्टिकल पे केवल नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन होगा, केवल इतनी चीज हमें समझ में आती है। ओके, यहां से लेके यहां तक के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है रेंज, ओके। और जितनी हाइट तक जाता है उसको बोला जाता है एच मैक्स, ओके। और यहां से यहां तक जितने समय के लिए रहता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम पीरियड बोलते हैं जितने टाइम के लिए ये हवा में रहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि इसके ऊपर केवल वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर केवल जी लग रहा है। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल 2 डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। पार्टिकल एक तो ऊपर भी जा रहा है और इधर साइड में भी मोशन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 2 एक्सिस में मोशन हो रही है, एक तो वाई एक्सिस में और एक हो रही है एक्स एक्सिस में। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को सोल्व करो तो वाई एक्सिस को मोशन को अलग से देखना है आपको, और एक्स डायरेक्शन की जो मोशन हो रही है उसको अलग से आपको कंसीडर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, वाई डायरेक्शन की मोशन को अलग से देखना है और एक्स डायरेक्शन की मोशन को आपको अलग से देखना है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। देखो, जब मैं इस सवाल की बात करता हूं तो इसका एक कंपोनेंट होगा यू cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा इसका यू sin थीटा। इतना आपको समझ में आता है, यू cos थीटा और यू sin थीटा इसके कंपोनेंट होंगे इस वेलोसिटी के यू के, ओके। तो इस तरह की मोशन को देखो, आपको क्या करना है कि देखो इस मोशन को ऊपर वाले डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है यू sin थीटा, इसको इस तरह से कंसीडर करो कि यू sin थीटा और इस पार्टिकल को ऊपर नीचे की ओर जी एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। और इस पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यू cos थीटा। एक चीज बोलो कि क्या इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस पार्टिकल की मोशन को एक्स डायरेक्शन में चेंज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एक्स डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसमें उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो मैं बोल सकता हूं कि मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूं ट्रेवल डिस्टेंस d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे इस मोशन को 2 तरह से कंसीडर करो कि एक मोशन तो y डायरेक्शन में हो रही है और एक मोशन हो रही है x डायरेक्शन में। तो दोनों मोशन को आपको अलग अलग कंसीडर करना है इस तरह से कि एक पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ उसका g है, और इस वाली मोशन को x डायरेक्शन में u cos थीटा से कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से मोशन को हमें सोल्व करना है। तो ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि y डायरेक्शन के मोशन को आपको अलग से कंसीडर करना है और x डायरेक्शन के मोशन को आपको अलग से कंसीडर करना है। ये था इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसके अलावा इसका कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके जो कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो मैं फॉर्मूले बनाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करता इसके, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह में मैं कुछ बिलीव नहीं करता। इस चैप्टर के फॉर्मूले अगर मैं बोलता हूँ कि याद कर लो, ठीक है, डायरेक्टली कहीं काम आएंगे, लेकिन हर जगह आपको फॉर्मूला नहीं चेपना है, चीज़ों को समझना है। देखो किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले एक ही सवाल के अंदर मैं आपको सारे सवाल बता देता हूँ कि किस तरह से लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है। मान लो कि किसी पार्टिकल्स को 15 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है और ये एंगल है 37 डिग्री,
ठीक है, इस तरह से थ्रो किया जा रहा है। तो देखो सवाल क्या पूछा जाता है कि इसकी एच मैक्स, रेंज और इसका टाइम। भूल जाओ कि आपको फॉर्मूले नहीं आते इस चैप्टर के, तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं सबसे पहले एच मैक्स की बात करता हूँ, एच मैक्स की मैं बात करता हूँ। देखो एच मैक्स का मतलब क्या है कि और ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकता। जब और ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकता तो उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि यही तो कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो इसको ऊपर की ओर ले जा रहा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो वेलोसिटी है यहाँ पे मान लो कि यू वेलोसिटी है और ये कितनी है 15, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 15 cos 37 डिग्री और ये हो जाएगा 15 sin 37 डिग्री। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत तुच्छ है लेकिन यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत कम का है। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है यू cos थीटा। ओके, इतना समझ में आया कि एच मैक्स पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है। मुझे एच मैक्स पता करनी है तो मैं यूज करता हूँ इक्वेशन वाई वी वाई स्क्वायर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a वाई डायरेक्शन और एच डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। इतना आपको समझ में आता है। देखो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, देखो सबसे पहले जो चीज डिसाइड करनी है ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए। जब भी आप प्रोजेक्टाइल के मोशन के सवालों को सोल्व करो तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ और इस डायरेक्शन के अपोजिट जितने भी वेलोसिटी वगैरह के कंपोनेंट होंगे उनको मैं नेगेटिव ले लूंगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे जी नीचे की तरफ है तो माइनस साइन के साथ लिखूंगा। ठीक है, तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो, मैं यहाँ पे वाई डायरेक्शन की मोशन को देख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन की मोशन को देख रहा हूँ। जब आप वाई डायरेक्शन की मोशन को देख रहे हो तो एक्स डायरेक्शन की मोशन को भूल जाओ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, यू साइन टीटा, ये यू साइन टीटा स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन को यहाँ पे माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स। तो यहाँ से जो एच मैक्स का फॉर्मूला आता है वो आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा अपॉन बाई 2g। पुट करो यहाँ पे सवाल खत्म। ये चीज समझ में आई। अब देखो जो जेईई मेंस ने सवाल पूछा था कि एक बार सवाल पूछा था कि जब एक किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है, जब एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो उसकी इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी k है और जब पार्टिकल एच मैक्स पे जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जब ये पार्टिकल अपनी एच मैक्स पे आता है तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो इनिशियल में उसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, मान लो थीटा एंगल पे, ठीक है, और यहाँ पे पूछा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और यहाँ पे k दे रखी है। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी मैं लिख सकता हूँ हाफ इस पार्टिकल का मास m इंटू ये इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है u। जब भी हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे स्पीड का स्क्वायर आता है, तो स्पीड u स्क्वायर इक्वल टू k के इक्वल है। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है और केवल x कंपोनेंट है u cos थीटा। ओके, अब मैं यहाँ की काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एच मैक्स पे हाफ m स्पीड का स्क्वायर, केवल एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे स्पीड है। देखो ये वाला कंपोनेंट ही इस पार्टिकल को इधर की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी का यही कंपोनेंट इसको इधर की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, हाफ m यू cos थीटा का स्क्वायर, तो u स्क्वायर cos का थीटा। इस वाली वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ कि ये k के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी एच मैक्स पे होती है k cos स्क्वायर थीटा। इस तरह का सवाल जेईई मेंस के अंदर पूछा गया है। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी रेंज की बात करता हूँ। रेंज के लिए देखो आप यहाँ पे सिंपल चीज है कि वाई डायरेक्शन में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, देखो जब भी पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ पे है। अब इस पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, जो बीच वाली डिस्टेंस है ये, तो ये होगा पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा। जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को सोल्व करो तो वाई डायरेक्शन की मोशंस को आप अलग से देखो और एक्स डायरेक्शन की मोशन को अलग से देखो। इस मोशन को क्या कर दो आप दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दो और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए ये इस तरह से देखना है। अगर पार्टिकल यहाँ पे हो तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो यहाँ पे पार्टिकल था और वापस उसकी फाइनल कंडीशन यहीं पे है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, जीरो। रेंज के लिए वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, तो वाई डायरेक्शन में एस वाई आपको क्या करना है, जीरो करना है।
ओके, सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपको यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा, क्योंकि एस वाई जीरो हो गया। ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से यू साइन थीटा 2u sin थीटा अपॉन बाई जी इक्वल टू आ चुका है मेरे पास t। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन बाई जी। ये फॉर्मूले आप याद कर लो, लेकिन अप्लाई कब करना है ये फॉर्मूले, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। ध्यान रखना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ही ये सारे के सारे फॉर्मूले वैलिड है, इनको हर जगह आपको चिपकाना नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके टाइम पीरियड की। यहाँ पे टाइम पीरियड पता चल गया। अब रेंज की बात करता हूँ, टाइम पता चल गया, रेंज की बात करता हूँ तो मैं देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, इसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड है, तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो तो रेंज आ जाएगा। ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये टी से मल्टीप्लाई कर दो तो रेंज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन बाई जी, 2g आ गया, अपॉन बाई जी आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन बाई जी, यहाँ पे मेरा रेंज का फॉर्मूला आ जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है रेंज के फॉर्मूले के ऊपर बेसिस प्रॉब्लम से पूछी गई है जेईई मेंस के अंदर, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन बाई जी, ये फॉर्मूला है। ओके, अगर मैं थीटा को यहाँ पे लिखता हूँ 90 माइनस थीटा की जगह मैं 90 माइनस थीटा रखता हूँ तो ये आपके पास आता है यू स्क्वायर साइन और 2 90 माइनस थीटा, यहाँ से यू अपॉन बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन बाई जी, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हुआ करता था, साइन थीटा ही हुआ करता था। तो यहाँ से वापस फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन बाई जी। ओके, तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए जो रेंज का वैल्यू होता है वो सेम होता है, थीटा के लिए भी सेम वैल्यू आ रहा है और 90 माइनस थीटा के लिए भी रेंज का वैल्यू सेम आ रहा है। कुछ इस तरह से हो गया कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने यहाँ से थ्रो किया कुछ इस तरह से। मैक्सिमम रेंज कब होगी, मैक्सिमम रेंज के लिए इस u साइन 2 थीटा को 1 के इक्वल होना पड़ेगा। साइन, अगर ये साइन फंक्शन अगर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि r अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी, और साइन 2 थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के इक्वल रखना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे 2 थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो ये मान लो कि मैक्सिमम रेंज है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। इसके बाद जो एंगल होते हैं, मान लो इसके बाद ये रेंज है 30 डिग्री पे और ये है मान लो 20 डिग्री पे और ये होगी 10 डिग्री पे। अब ये रेंज है ना 90 माइनस थीटा, ये सेम रेंज 90 माइनस थीटा के लिए भी होगी, 90 माइनस 30 तो 60 डिग्री के लिए भी ये रेंज होगी, 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस 20 तो 70 डिग्री के लिए भी होगी, ठीक है, और ये होगी 80 डिग्री के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट आएगा कि 0 से 45 डिग्री तक जब आप थीटा बढ़ाते हो तो रेंज बढ़ती है, और 45 के बाद जब आप एंगल बढ़ाते हो तो उसकी रेंज कम होती है पार्टिकल की। और थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होती है रेंज, ठीक है, चाहे कोई सा भी प्रोजेक्टाइल हो, लेकिन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए केवल एक ही रेंज पॉसिबल है, सारे एंगल के लिए नहीं। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए केवल एक ही रेंज पॉसिबल है, ठीक है। थीटा के अगर थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ पे दो रेंज, एक रेंज पॉसिबल है दो थीटा के लिए, लेकिन थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए एक ही है केवल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आर मैक्स की। आर मैक्स में देखो कि यू स्क्वायर अपॉन बाई जी आया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर बेसिस प्रॉब्लम पूछी गई है जेईई मेंस के अंदर। हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि एक बंदूक है और एक बंदूक से थ्रो किया जाता है, उसकी वेलोसिटी मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसको तो चारों तरफ इस तरह से बंदूक से गोलियां चलाई जाती है, इस तरह से बंदूक से गोलियां चलाई जाती है, इस तरह से घुमा के, इस तरह से, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि कितना एक सर्कुलर एरिया कवर करता है वो, ठीक है, वो एक सर्कुलर एरिया कवर करता है। तो उन्होंने बोला कि उस सर्कुलर जो एरिया कवर करता है उसकी एरिया कितना होगा, जो एरिया कवर करता है सर्कल का वो कितना होगा। देखो अगर मैं कोई बंदूक लूंगा और उसको इस तरह से चलाऊंगा मैं चारों तरफ से, तो एक सर्कल बनेगा पूरा, ठीक है। वहां से मैं, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम कितना एरिया बन सकता है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल होगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम जो एंगल होगा आर मैक्स कितनी होती थी, यू स्क्वायर अपॉन बाई जी। इतनी रेंज तक अगर मैं इसको थ्रो करता हूं तो मेरे पास ये चीजें पॉसिबल है, ओके ओके।
तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। मान लो कि इसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है और आर मैक्स पे थ्रो करेगा इसको, अगर प्रोजेक्टाइल करेगा तो यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी पुट कर दो रेंज का वैल्यू, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक मेंडक वाला सवाल भी होता है कि वो उसकी वेलोसिटी है इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि उसने बोला कि ये इतनी डिस्टेंस है, मान लो कि कुछ एक्स डिस्टेंस है, तो इन्होंने बोला कि ये मैक्सिमम कम से कम कितनी छलांग लगाए कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम छलांग के लिए ये अपनी मैक्सिमम रेंज का यूज करेगा, मतलब जितना ज़्यादा आगे कूदेगा उतना ही क्या होगा, रेंज कम होगी, मतलब सॉरी उतना ही क्या होगा यहाँ पे कम से कम छलांग होगी, मतलब जितना ज़्यादा दूर कूद सकता है तो मैं बोलूँगा कि ये अपनी मैक्सिमम रेंज पे कूदने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले वगैरह सारे हमने पढ़ लिए। एक फॉर्मूला आया था हमारे पास R इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला आया था हमारे पास। ठीक है, मैं बात करता हूँ एच मैक्स के फॉर्मूले की। वो आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा अपॉन बाय 2g, कुछ इस तरह से आया था। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2u साइन टीटा अपॉन बाय g। ओके, यहाँ से मैं u साइन टीटा का वैल्यू लिख सकता हूँ tg अपॉन बाय 2, u साइन टीटा का वैल्यू। इसे u sin थीटा का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट करो एक बार, तो आपके पास जो एच मैक्स आएगी वो आएगी टी स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे तो कितना होगा 8g। ओके, एक जी से जी गया तो यहाँ से जी टी स्क्वायर अपॉन बाई 8 आ गया मेरे पास एच मैक्स। तो यहाँ पे जो एच मैक्स है वो डिपेंड कर रही है टाइम ऑफ फ्लाइट पे, टाइम ऑफ फ्लाइट पे डिपेंड कर रही है, टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर दो मेरे पास डिफरेंट प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं, मेरे पास अगर दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं और उनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, अगर उनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो उनकी एच मैक्स पे क्या होगी, सेम होगी। अगर उनकी एच मैक्स सेम है तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल के लिए उनका एच मैक्स सेम है तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एच मैक्स डिपेंड कर रही है टाइम ऑफ फ्लाइट पे। एच मैक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल मान लो मेरे पास, तो उनके लिए अगर एच मैक्स सेम है तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में पूछा गया कॉन्सेप्ट है ये। तो दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल के लिए उनका जो अगर एच मैक्स सेम है तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो कि जेईई मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है, सवाल यह है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको वी ए वेलोसिटी से क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है और थीटा ए एंगल पे, ठीक है, और एक थीटा बी है यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्टाइल जिसको वी बी स्पीड से थ्रो किया जाता है, और इन दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए इनकी एच मैक्स सेम है। तो आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए इनकी एच मैक्स क्या है, सेम है। अगर इनकी एच मैक्स सेम है तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको जी टी स्क्वायर अपॉन बाई 8, इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा तो टी ए इक्वल टू टी बी होगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2a साइन थीटा ए अपॉन बाई जी इक्वल टू हुआ होगा जी यू बी साइन थीटा बी अपॉन बाई जी 2u साइन थीटा बी अपॉन बाई जी से 2 से 2 यहाँ पे मैं बजा सकता हूँ आपस में। अब एक चीज देखो यहाँ पे थीटा बी का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे इस थीटा बी का वैल्यू ज्यादा है और ये 90 डिग्री से छोटा भी है, इतना मुझे पता है। तो थीटा बी का वैल्यू ज्यादा है और थीटा ए का वैल्यू कम है यहाँ पे, तो सिंपल चीज है कि साइन थीटा ए का वैल्यू भी कम होगा यहाँ से साइन थीटा बी से। फिर भी ये दोनों वैल्यू बराबर है, अगर इसका वैल्यू कम है, ठीक है, और इसका वैल्यू ज्यादा है, फिर भी ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे यू ए ज्यादा हुआ होगा। कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, अगर इन दोनों चीजों का वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे देखो अगर साइन थीटा ए का वैल्यू कम है साइन थीटा बी से, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों को बराबर होने के लिए इसका वैल्यू ज्यादा हुआ होगा। तो यू ए का वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा है किसके कंपेयर में, वेलोसिटी ऑफ बी से। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रॉब्लम थी, तो सवाल खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो शानदार कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो t बराबर 0 से एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, और t बराबर 0 पे ही एक नेजेबल हाइट का आदमी 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से इधर की तरफ आ रहा है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करता हूं
सवाल में क्या है कि 100 मीटर इनके बीच की क्या है डिस्टेंस है दोनों की। तो सवाल में ये पूछा है कि इसका जो इनिशियल u वेलोसिटी है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो सवाल कुछ भी नहीं है सवाल में ऐसा। तो देखो करना क्या है आपको, अपने को यू बता रहा है कि ये इस बॉल को पकड़ ले, यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया जाता है तो ये जो आदमी है इस बॉल को पकड़ ले, तो आपको टाइम पीरियड बताना है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखो, मान लो कि आपके पास एक ग्राउंड है और एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ओके, ये ग्राउंड है, ये अपने घर से t बराबर 4 बजे स्टार्ट होता है और t बराबर 4 बजे अपने घर से स्टार्ट होता है और ये 8 बजे पहुंच जाता है यहाँ पे। और इन दोनों के बीच के घर की डिस्टेंस है 100 मीटर और इन दोनों के घर के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, दोनों 8 बजे मिलते हैं, सुबह 4 बजे स्टार्ट हुए, सुबह के 8 बजे यहाँ ग्राउंड पे मिल जाते हैं। तो इसको यहाँ से आने में कितना समय लगा, 4 घंटे इसको यहाँ से आने में लगे और इसको भी यहाँ से आने में कितने लगे, 4 घंटे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब ये इस बॉल को यहाँ पे प्रोजेक्टाइल करके यहाँ पे कैच करेगा, ठीक है, यहाँ पे जब इस बॉल को ये कैच करेगा तो जितना समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना ही समय तो इसको यहाँ से आने में लगेगा। दोनों t बराबर 0 पे मोशन स्टार्ट हुई और t बराबर 0 पे ही इसकी मोशन स्टार्ट हुई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा। सवाल में अब कुछ नहीं करना, सवाल खत्म हो चुका है। देखो यहाँ पे अब देखो कि इस वाली डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ x, तो ये कितनी होगी 100 माइनस x होगी। ओके, अब यहाँ पे 2 अननोन है मेरे पास, इसका टाइम पता करना है एक तो और मेरे को पता करना है x। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे। तो सवाल में आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, इसकी रेंज यहाँ पे टाइम पीरियड तो मुझे वैसे भी पता है, t इक्वल टू कितना होता है यहाँ से 2u साइन थीटा अपॉन बाई जी। ठीक है, टाइम तो मुझे पता चल चुका है, यहाँ पे मुझे u पता करना है यहाँ पे। अब ये को यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से आता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रेवल डिस्टेंस x इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 10 इंटू जो टाइम है t, ये पुट कर देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। t पता चल चुका है, t का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे इसकी रेंज मुझे पता है कितनी है 100 माइनस एक्स और इसकी स्पीड कितनी होगी, x डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 3। t का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू आने के बाद आपके पास ये पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू लिख लो आप 37 डिग्री। ओके, थीटा कितना है 37 डिग्री है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा x का वैल्यू कितना, यहाँ से x पता चल जाएगा एक तो, x का वैल्यू तो यहाँ 10 इंटू टी उठा के पुट करो तो आपको यहाँ पे u का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें हमें कुछ करने लायक था। ये सवाल आपको अगर पता था कि इतना समय इसको यहाँ से आने में लगेगा तो सवाल यहीं पे खत्म था। अगर देखो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है वो किस तरह से पूछी जा रही है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है u वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए कुछ इस तरह से। ठीक है, सवाल में क्या बोलता है कि t बराबर 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर बताओ। तो यहाँ पे पार्टिकल मान लो 1 सेकेंड बाद पार्टिकल यहाँ आ चुका होता है मान लो, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ये होगा और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा के इक्वल और y कंपोनेंट vy होगा। इस वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल थीटा है वो है थीटा बोल दिया मैंने। ठीक है, वेलोसिटी का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की खास बात ये है कि इसमें सिमेट्रिकल मोशन होती है, जैसा मोशन इधर हो रहा है वैसा ही मोशन इधर की तरफ होता है। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की मैं बात करता हूँ तो वेलोसिटी वेक्टर ये जितना एंगल वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे बना रहा है उतना एंगल यहाँ पे बनाता है और वेलोसिटी वेक्टर हो vy। ठीक है, यहाँ पे सेम डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में और यहाँ पे vy और ये vx क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। tan थीटा यहाँ से अगर पूछ सकता है कि थीटा कितना होगा तो tan थीटा आप क्या करोगे, इस वाले वेलोसिटी वेक्टर को उठा के यहाँ पे पुट करो तो मैं लिख सकता हूँ इसको vy अपॉन vx। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि जब ये यहाँ से टकराता है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे टकराता है तो इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, जब यहाँ से टकराएगा तो इसके ऊपर टेंजेंटली डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। जब भी किसी उटपटांग पार्ट पे कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके ऊपर टेंजेंटली डायरेक्शन में जब अपन खींचते हैं टेंजेंट, तो वो जो टेंजेंट होती है उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट डायरेक्शन को बताती है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताती है। तो यहाँ से हो गया v, इसके 2 कंपोनेंट होंगे vx और vy। तो आपको पूछ सकता है vx तो कांस्टेंट है तो vy आपको पता करना है। तो vy पता करने के लिए आपको यहाँ पे वेलोसिटी का y कितना, वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट कितना होगा ये पता कर सकते हो आप और फिर आपको ये v बता सकते हो कि कितना होगा। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ प्रोजेक्टाइल में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है
कि जितना मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगता है इस पार्टिकल को t मान लो, तो इसको पार्टिकल को सेम लेवल पे आने में उतना ही समय लगेगा t। जितना समय इसको यहाँ से आने में लगेगा उतना ही समय इसको यहाँ से आने में लगेगा। दूसरा चीज की प्रोजेक्टाइल में देखो सिमेट्रिकल मोशन होती है, जितना टाइम इसको यहाँ से आने में उतना टाइम इसको यहाँ से आने में लगेगा। सेम ओरिजेंटल लेवल पे वेलोसिटी वेक्टर के साथ एंगल सेम होता है, ये कॉन्सेप्ट है एक। दूसरा सवाल आपको ये पूछ सकता है इसमें कि मान लो कि सवाल पूछ ले कि कौन से समय पे इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, और बोल लिया कि इन्होंने कि कितने समय बाद इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो कि यहाँ पे ये हो गया एक वेलोसिटी वेक्टर किसी समय t पे, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है इसका। अब जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो दोनों वेक्टर का क्या लेना है आपको, डॉट प्रोडक्ट लेना है, u इंटू वी इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या करना है, जीरो करना है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ओके, अब सवाल कराता हूं मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन के बेस ऊपर सवाल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी मीनार से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, मीनार से प्रोजेक्टाइल हो रही है। जब मैं किसी पार्टिकल को मान लो कि यहाँ से u वेलोसिटी से थ्रो करता हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो इसका क्या है। थीटा एंगल पे जब मैं इस पार्टिकल को यहाँ से थ्रो करता हूँ तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल करेगा। इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन होगा केवल। सेम तरीका है इसको y डायरेक्शन की मोशन और x डायरेक्शन की मोशन, ठीक है, सेम तरीका है। देखो पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और वह एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। इतना चीज आपको समझ में आता है। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए आपको ये करना है, ठीक है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो सवाल सॉल्व करने के लिए। आप चाहो तो ऊपर वाले को मान लो, आप चाहो तो नीचे वाले को मान लो। देखो इस तरह के सवालों में आपको क्या पूछ सकता है, ये वाली पूछ सकता है, हो सकता है मैक्सिमम हाइट पूछ ले, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको पूछ सकता है वो। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना है आपको, ये वाली इसकी होगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये तो इस मीनार की हाइट के इक्वल है, ये जो हाइट है वो h है मान लो। अब ये वाली हाइट आपको पता करनी है, ये वाली, अगर ये वाली हाइट आपको पता चल जाए तो इसका तो काम हो जाए। ये वाली हाइट पता करने के लिए इस ग्राउंड को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो आपके पास एक नया प्रोजेक्टाइल हो गया। ये सवाल इस तरह से u वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है थीटा एंगल पे और ये hmax बताना है, तो सवाल तो खत्म हो चुका है, यहाँ पे सवाल खत्म हो चुका है। और रेंज पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड पता करने के लिए आपको इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y डायरेक्शन में ये वाला होगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो h के इक्वल y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। और आपको इक्वेशन यूज करनी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है इसका। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में इसकी मान लो कि u sin थीटा है, यहाँ पे दिया गया एस टी माइनस नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो हाफ जी टी स्क्वायर, और ये नेगेटिव में होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट। ओके, इस तरह से यहाँ से टाइम पता कर सकता हूँ। और इस वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इसकी कांस्टेंट है, तो ये रेंज पता करने के लिए r इक्वल टू मैं यूज कर सकता हूँ u cos थीटा इक्वल टू ये टाइम t। सवाल खत्म है इस तरह के सवाल। अब मैं सवाल की बात करता हूँ। यहाँ पे दो बॉल है, एक बॉल को नीचे वर्टिकली गिराया जा रहा है और एक बॉल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। तो जब ये ग्राउंड पे आते हैं दोनों बॉल, तो इनके टाइम पीरियड में डिफरेंस बताना आपको कि किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा या किसका टाइम पीरियड कम होगा, ये चीज़ बतानी है। देखो जब मैं इस h हाइट से इस बॉल को यहाँ पे गिराया जा रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी 0 से, ठीक है, h हाइट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए यहाँ से इक्वेशन लिख रहा हूँ h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर टी ए स्क्वायर। यहाँ पे जो t आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 2h अपॉन g, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जा रहा है, इसको यहाँ पे देखो 100 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अभी भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, 0 है। मैं y डायरेक्शन के मोशन को देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, y डायरेक्शन में h के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है वो इस हाइट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो इस हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा।
तो सवाल खत्म हो चुका है और ये सवाल जेईई मेंस के अंदर पूछा गया है। अब मैं बात करता हूँ एक बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम की, जो कि जेईई एडवांस के अंदर पूछी गई थी बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल इक्वेशन के ऊपर। प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है और क्या नहीं फॉर्मूला होता। मैं बता देता हूँ आपको, y इक्वल टू एक्स टेन टीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा, ये फॉर्मूला हुआ करता है। और एक रेंज फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एक्स टेन टीटा कोष्टक 1 माइनस एक्स अपॉन बाई आर। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हुआ करता है। अगर मान लो कोई एच हाइट की मीनार है, ध्यान रखना ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो है ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए वैलिड है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है। इनको हर जगह नहीं छिपाना है, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ही वैलिड है ये फॉर्मूले। देखो अगर मैं कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूँ और ये पार्टिकल कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल कर रहा है, यहाँ पे अगर मान लो आ गया तो ये हो गया हाई, मान लो कि ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। डायरेक्शन देख लो, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वाई और ये है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स के इक्वल। दोनों इक्वेशन रखो और ये आ जाएगा आपके पास। सवाल देखते हैं आपके पास क्या है। एक शिकारी है यहाँ पे और एक उस शिकारी का टारगेट ये है। अब इस शिकारी को कितनी हाइट के ऊपर इस टारगेट पे निशाना लग जाए, मतलब कि इस शिकारी को कितनी हाइट के ऊपर निशाना साधे ये कि जिसके कारण इसके ऊपर निशाना लग जाए। देखो ऐसा तो कर नहीं सकता, ये डायरेक्ट निशाना साध नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा ये डायरेक्टली टारगेट पे तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको इसके ऊपर ही कुछ साधना पड़ेगा, कुछ इस तरह से करके ऐसे, जिससे कि निशाना यहाँ पे लग जाए, जिससे कि निशाना यहाँ पे लग जाए। ये वाली हाइट आपको 90 मीटर और ये 100 मीटर। तो सवाल खत्म है। टारगेट इसका यहाँ पे चूज कर लो। यहाँ पे इस टारगेट से एस हाइट पे मान लो कि ये ऊपर की ओर ऐसे निशाना करता है बंदूक का। गोली यहाँ से जैसे ही निकलेगी तो मैं बोल सकता हूँ वो गोली डायरेक्टली तो सीधी जाएगी नहीं, वह गोली प्रोजेक्टाइल करेगी। अगर मैं ऐसे करता मान लो डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता, गोली प्रोजेक्टाइल करके कुछ इस तरह से आ जाती। अब ऐसे करूंगा तो गोली प्रोजेक्टाइल करके कुछ इस पे लग जाएगी। तो मैं बोला कि इसके एच हाइट के ऊपर मैं इसका निशाना साध रहा हूँ, तो यहाँ पे टिक जाएगा आके ये। तो सवाल खत्म है, अब तो कुछ नहीं करना। मैं बोल सकता हूँ कि जब ये प्रोजेक्टाइल करेगा तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन की जो भी इक्वेशन उसके पाथ में आएगा ये पॉइंट, और उस इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो y इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100। इसको अगर मैं 0,0 मानता हूँ, tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यू वगैरह सब पता है, ये थीटा एंगल बोल देता हूँ जब ये यहाँ पे करता है। तो यहाँ से मैं tan थीटा लिखता हूँ, वो tan थीटा कितना लिख सकता हूँ, 90 प्लस एच अपॉन 100। ये tan थीटा लिखा है मैंने। सवाल खत्म हो चुका है। यहाँ पे सवाल में कुछ भी नहीं बताया, आगे खुद करना है। इस सवाल को इक्वेशन में पुट करना है। बस ये ध्यान रखना कि मैं ऐसा क्यों नहीं करा। अगर ऐसा करता तो ये ऐसे आता था प्रोजेक्टाइल की, ऐसा क्यों करा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो यहाँ पे ये निशाना लगा देगा। तो ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन के ऊपर बेस प्रॉब्लम थी। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अगर एक पार्टिकल है, थ्रो किया जाता है, इतना कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे टकराएगा तो वो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम आप खुद कर लेना। फॉर्मूला क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे पता होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स tan थीटा, u क्या है, थीटा क्या है। ठीक है, और यहाँ पे है एक एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन बाई आर। आर क्या है यहाँ पे, रेंज है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।